हमने प्रीवियस क्लास में पोल्ट्री का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। पोल्ट्री के डाइजेशन सिस्टम में आपने देखा कि ये लाइव स्टॉक से डिफरेंट होता है। उसमें गिजार्ड होता है, क्रॉप होती है, जबकि फार्म पशुओं में पाचन क्रिया में उनके आहार के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पाचन क्रिया के हिसाब से, आहार जो डाइजेशन हैबिट के हिसाब से 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी हर्बीवेरस, दूसरी कार्निवेरस और तीसरी ओमनीवेरस। हर्बीवेरस में गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो शाकाहारी पशु है, और इसी तरह कार्निवेरस मांसाहारी पशु जैसे टाइगर, लायन, पैंथर, सियार, जेकाल एक्सेट्रा, जो कि मांस प्रिय होता है उनका, और ये शिकार करके या रेडी टू ईट मिलता है मीट, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के पशु होते हैं ओमनीवेरस, जो कि सर्वहारी होते हैं। यानी जैसे हर्बीवेरस भी मिलता है तो खा लेते हैं, और यदि कार्निवेरस मीट भी मिलता है तो वो लाइक करते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी वाले, दैट इज़ ओमनीवेरस। अब जो फार्म पे मिलते हैं जो पशु जो कि शाकाहारी होते हैं, इन हर्बीवेरस एनिमल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी है रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले पशु। दूसरी है नॉन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट पशु जैसे लाइव स्टॉक, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट। इनमें क्या होता है कि रूमिनेंट्स में एक बड़ा कंपार्टमेंट जो आमाशय है वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम और ओमेजम। ये 4 भाग इस आमाशय के रहते हैं, और इनमें जैसे आमाशय से पूर्व ही भोजन का पाचन इनमें हो जाता है, रूमन में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायल डाइजेशन। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा भोजन का पाचन शीघ्रतापूर्वक हो जाता है। तो ये जुगाली करने वाले पशु या रूमेनदारी, रूमिनेंट्स, इनमें रूमन का आकार भी बड़ा होता है, तो ये होते हैं रूमिनेंट्स। और दूसरे होते हैं नॉन रूमिनेंट्स, जिनमें कि सिंपल स्टोमच होता है। इसमें सिंपल स्टोमच होता है और स्टोमच के 4 कंपार्टमेंट नहीं होते। ये होते हैं जैसे पिग, हॉर्स और डॉग। ये सब सिंपल स्टोमच वाले एनिमल्स हैं। और जो भोजन नली है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, वो एक लंबी नली के समान होती है, और इस एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य कार्य भोजन को चबाना, पचाना और एब्जॉर्प्शन, उसका शोषण करना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो केटल्स में या लाइव स्टॉक में कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट होता है माउथ, दूसरा होता है फेरिंक्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा स्टोमच, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 भागों से मिलकर बनती है। फर्स्ट वन इज़ ड्यूडेनियम, फिर जेजुनम, और थर्ड वन इज़ इलियम। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों से मिलकर बनती है। फर्स्ट वन इज़ सीकम, कोलन एंड रेक्टम, और इसका अंतिम भाग जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ रेक्टम, मलद्वार। इस कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम में कई ग्लैंड्स होती है जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती है। ये यकृत से भी होता है, पेंक्रियास से भी गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन होता है। और इसमें जो हमने देखा कि जो आमाशय है, इसमें जो पहला जो खंड है, दैट इज़, जैसे आपने पढ़ा था, रूमन। ये रूमन बड़ा होता है, और इसमें भोजन को ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। और जैसे जानवर है, वो भोजन को मिलने पर
बोलस के रूप में प्राप्त करता है और रूमन में इकट्ठा होता रहता है। इसके पश्चात जो सेकंड पार्ट दैट इज़ रेटिकुलम। ये का रेटिकुलम ये हॉनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलम। और इस रेटिकुलम का कार्य क्या है? हॉनीकॉम ये भोजन में छलनी का कार्य करता है, फिल्टर का कार्य करता है। खाने के साथ में जैसे लोहे की कोई पार्टिकल चला गया, कील चले गया, कोई अन्य पैसा चला गया, रुपया चला गया, टका चला गया, उसको रेटिकुलम स्टोर करता है और उसको कारण जैसे इंटेस्टाइन में प्रवेश नहीं करने देता। तो इससे पशु की हानि होने से बच जाती है। और इसी तरह दैट इज ओमेजम। और लास्ट पार्ट इज एबोमेजम। एबोमेजम को हम क्या कहते हैं? ट्रू स्टोमच। कई बार पूछा जाता है वह ट्रू स्टोमच कौन सा पार्ट ट्रू स्टोमच? दैट इज एबोमेजम, जिसमें कि वास्तविक आमाशय है, इसमें पाचन होता है। और सभी पाचन अंगों में गैस्ट्रिक जूसेस का जो सीक्रेशन होता है। सर्वप्रथम भोजन मुंह के द्वारा प्राप्त होता है और फिर जैसे मुंह के द्वारा ईसोफेगस से ये रूमन में प्रवेश करता है। और कई गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जैसे कि इस टेबल में बताया गया कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उनका क्या रोल होता है। जैसे मुंह में लार के द्वारा टाइलिन जैसे एंजाइम सीक्रेट होता है और ये स्टार्च पर कार्य करता है और स्टार्च को डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह आमाशय स्टोमच, इसमें पेंक्रियाटिक जूसेस जैसे पेप्सिन, रेनिन ये प्रोटीन पर कार्य करते हैं। रेनिन केसिन पर जो दूध प्रोटीन है उस पर कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करके प्रोटीजेज और पेप्टोन्स का निर्माण करती है। इसी तरह लाइपेज ये फैट पर कार्य करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये ट्रिप्सिन, प्रोटीजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीजेज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड इत्यादि सीक्रेट होते हैं। तो ये ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन पर कार्य करता है। और प्रोटीजेज, पेप्टोन ये अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन तथा इन पर कार्य करके ये पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीजेज ये प्रोटीन तथा एमिनो एसिड पर कार्य करते हैं और पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसी तरह जैसे पेंक्रियाटिक अमाइलेज ये स्टार्च पर कार्य करता है और डेक्स्ट्रिन में इसको कन्वर्ट करता है। इसी तरह इंटेस्टाइनल जूसेस ये पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये पेप्टाइड पर कार्य करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टोज पर कार्य करता है, ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड ये मोनोन्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड तथा फॉस्फोरिक एसिड में इसको कन्वर्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट जूसेस है और भोजन में किस प्रकार कार्य करता है और एंड प्रोडक्ट क्या होता है। इस जो रूमिनेंट्स है जुगाली करने वाले पशु, इनमें क्या होता है कि पशु चारा जल्दी खाकर रूमन में उसको भर लेता है। ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, ह्यूमन बींग्स में रूमन नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स भोजन को जल्दी खाकर यदि मिले उपलब्ध ज़्यादा और भोजन को रूमन में भर ले तो सारा भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किंतु नेचर ने बैलेंस किया है। तो जुगाली करने वाले पशु उनको जो यदि चारा मिलता है तो जल्दी खाकर रूमन में भर लेता है और फिर उस बोलस के रूप में मुंह में उसको घुमाता है और उसको चबाता है और फिर लार के साथ उसको पुनः निकल जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस दैट इज़ रूमिनेशन साइकिल और कर्ड च्यूइंग कहलाती है। ये 1 मिनट में इसका समय लगता है। इसके मुख्य भाग होते हैं गाइटेशन प्रतिक्षेपण और रीमास्टिकेशन और रीसेलिवेशन। ये 3 इसके पार्ट है रूमिनेशन साइकिल के।
गुलेटेशन, जुगाली करने वाले पशुओं की लार में तथा रूमन में कोई पाचन जूस नहीं होता। रूमन एक बड़े थैले की तरह होता है जिसमें माइक्रोब पाए जाते हैं और ये समुचित एनवायरनमेंट परिस्थितियों का प्रदान करते हैं, और रूमनधारी पशु और इन माइक्रोब्स में, सूक्ष्मजीवों में सिम्बियोसिस होता है, सहजीवन होता है। ये एक दूसरे का जीवन यापन में सहायता करते हैं। माइक्रोब्स को क्या क्या मिलता है? माइक्रोब को खुराक मिलती है और रूमन का टेम्परेचर उनके अनुकूल होता है, और रूमनधारी पशु काफ़ी मात्रा में लार और सीक्रेट करते हैं जिसमें कि बाइकार्बोनेट होता है। इसके कारण उनका पीएच नॉर्मल रहता है। बदले में ये जो माइक्रोब्स सूक्ष्मजीवी है वो इन रूमिनेंट पशुओं को पाचन में मदद करते हैं। इनमें जो सेलुलोज होता है, इनमें जो सेलुलोज को पचाने में सेलुलेज एंजाइम पशु पैदा करने में असमर्थ होता है, किंतु ये एंजाइम इन माइक्रोब सूक्ष्म जीवों द्वारा पैदा किया जाता है, और ये सेलुलोज पेप्टोन्स तथा स्टार्च का जल विघटन करके मोनोसेक्राइड बनाते हैं और फिर फर्मेंटेशन के द्वारा वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह प्रोटीन मुख्यतः अमोनिया और अल्प कार्बन वाले फैटी एसिड में इसको विघटित करते हैं, और ये सूक्ष्मजीवी अमीनो एसिड अन्य प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया इत्यादि का भी निर्माण में उपयोग करते हैं। अतः ये जीवाणु प्रोटीन को, सूक्ष्मजीवी प्रोटीन को जिसकी लो क्रेडिबिलिटी है उसको पाच्य योग्य बनाते हैं। तो इन जुगाली करने वाले पशुओं में प्रोटीन का उत्तम बायोलॉजिकल वैल्यू प्राप्त करने के लिए इन माइक्रोब्स का होना आवश्यक है। इसलिए इन प्रोटीन का इन जुगाली करने वाले में भोजन में प्रोटीन वैल्यू का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उसकी क्वांटिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी यदि वैल्यू कम है किंतु उसमें रूमिनेंट्स में माइक्रोब्स उसकी प्रोटीन को हायर वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस जुगाली रूमिनेंट्स में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो भी इन सूक्ष्म जीवाणु द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाता है। और ये इसका रूमिनेंट का डायग्राम है कि कैसे कौन कौन से ईसोफेगस, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम और छोटी आंत जिसके कि तीन पार्ट हैं, और बड़ी आंत जिसके 3 पार्ट है, सीकम, कोलम और कनोरेक्टम। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, और इस डायग्राम से आप पशु की पाचन प्रणाली को आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट में जो इसमें दिया गया दैट इज एब्जॉर्प्शन, भोजन का पाचन हो गया, पाचन के पश्चात भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये पाचन नलिका की जो श्लेष्मल झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको पार कर ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, और कुछ पोषक तत्व पचने के पश्चात म्यूकस मेम्ब्रेन को पार कर लिम्फ में मिल जाते हैं। मिलना किस में चाहिए? ब्लड में। और इसी तरह आमाशयी पशुओं में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, और ये साधारणतः ग्लूकोज शर्कराएँ यकृत द्वारा, लीवर द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित की जाती है, और धीरे धीरे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है जो कि शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको प्राप्त कर लिया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में वोलेटाइल फैटी एसिड प्राप्त होते हैं, न कि ग्लूकोज। इसी तरह प्रोटीन का विघटन अमीनो एसिड्स में होता है और पानी में सुगमता से ये मिल जाता है। इसी तरह आंत में वसा का अवशोषण अन्य पोषक तत्वों से भिन्न होता है। पानी में घुलनशील अल्प कार्बन वाली वसा अम्लों का अवशोषण आंत अंकुरों द्वारा प्राप्त होता है।
और ये कोशिकाएं मोनोग्लिसराइड तथा वसा अम्लों में से ट्राइग्लिसराइड का पुनर्निर्माण करती है। यहाँ इनका अवशोषण होता है। इस तरह पशुओं का पाचन के कौन कौन से अंग है और पाचन के कौन कौन से अंग का रूमिनेंट, जो मेनली रूमिनेंट्स का पाचन के बारे में हमने डिस्कस किया। पाचन के पश्चात अवशोषण किस प्रकार होता है वो डिस्कस किया। थैंक यू। सर।